का अध्याय 2 हम कर रहे हैं। आज इसका भाग 2 करेंगे। संविधान निर्माण जो है अध्याय का नाम है। भाग 1 में हमने आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया कि कैसे वहाँ पर गोरे और काले की भेदभाव की नीति प्रचलित थी और कैसे वहाँ पर गोरे और काले की भेदभाव की नीति को समाप्त किया। कि संविधान का अर्थ भी हमने आपको बताया कि संविधान क्या है संविधान। एक कहते हैं कि किताब है या लिखित नियमों की एक किताब है। इन लिखित नियमों के अनुसार किसी देश की सरकार चलती है। आज हम इस अध्याय में भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ एक महत्वपूर्ण भाग है कि बच्चे 26 जनवरी को जब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब आपको बताया जाता है कि संविधान क्या है, हमारा संविधान कैसे बना। तो वो सारे प्रश्न जो हैं वो आज हम इस भाग में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय देश का वातावरण इतना चैन भरा नहीं था जितना आज है। अगर हम पीछे जाकर चले 1947 में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि तब परिस्थितियां जो थी, देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, वो सारी बातें इसमें बताई गई थी। जैसा आज आप देखते हैं उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, आराम का या चैन का वातावरण नहीं। उस समय देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। धर्म के आधार पर देश भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था। आगे आपको मानचित्र दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा भारत एक था। माउस आप देख रहे हैं। तो 1947 में एक देश को विभाजन का सामना करना पड़ा। तो ये पाकिस्तान जो है भारत का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया, उसको पाकिस्तान बना दिया कि 2 पाकिस्तान उसमें मिले थे। एक को हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और पूर्वी पाकिस्तान ये वाला है, और एक को हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। आजकल इसका नाम बदल गया है, इसका नाम आजकल बांग्लादेश हो गया। तो भारत जो है 2 भागों में बंट गया था। एक भारत रह गया था और एक पाकिस्तान बन गया था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए बनाया गया था, तो उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था, और पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे उनको भारत भेजा जा रहा था। इस अदला बदली में क्या हुआ कि दोनों जो धर्मों के लोग थे उनमें गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने एक दूसरे को मारा। तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे। इस मारकाट में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा, ऐसा माना जाता है कि जो मारकाट हुई 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 5 लाख के लगभग हिंदू मारे गए थे और इतने ही 5 लाख के लगभग मुसलमान मारे गए थे। टोटल जो है 10 लाख का अनुमान, लेकिन वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कि आप उस समय का देख सकते हैं किस तरह से लोग, एक धर्म के लोग एक दूसरे को मार देते थे, तो पूरे के पूरे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। सड़कों पर लाशें ही लाशें पड़ी होती थी, उठा कर उनको ले जाते थे, लोग मार काट करते थे, मारने आते थे। ये भी एक दृश्य आप देख रहे हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हैं और सरकार के जो कर्मचारी हैं उसको उठा रहे हैं। इसके अलावा भारत में 565 देशी रियासतें थी। रियासतें मतलब राजाओं का शासन भी था। अंग्रेजों का शासन तो था ही भारत में राजों का शासन भी था। थोड़ी दूर पर या एक ही राज्य में कई प्रकार के राजा होते थे जो अपने मामलों में स्वतंत्र होते थे। तो टोटल जो है कुल जो थे वो 565 देशी रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करना था। जब अंग्रेज छोड़कर चले गए तो इन रियासतों को भी भारत में शामिल करना। इतनी मुश्किलों के बाद भी संविधान निर्माताओं ने बड़ी जिम्मेदारी से अपने काम को किया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी मुश्किलें होते हुए भी जिन लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और एक बेहतरीन संविधान बनाने में हमारी मदद की। वास्तव में भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही बन गई थी। 1931 में कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह रूपरेखा रखी गई थी। हमारा संविधान हमने ये पहले से ही तय कर लिया था कि वास्तव में हम किस प्रकार, जब हम आज़ाद होंगे तो किस प्रकार का संविधान हम अपने देश के लिए बनाएंगे। और इसकी जो 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें एक प्रस्ताव द्वारा यह रूपरेखा पेश रखी गई थी कि भारत का संविधान कैसा होगा। इस प्रस्ताव में यह बात कही गई थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ये हमने पहले से ही 1931 में हमने तय कर लिया था
कि जब भी हम स्वतंत्र होंगे और जब हम अपने संविधान के अनुसार अपने देश की सरकार को चलाएंगे तो उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वे सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हैं, जो एक निश्चित आयु को पूरी करेंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता, सभी लोगों को स्वतंत्रता देंगे और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये बातें पहले से ही तय हो गई। इसके अलावा उस समय तक भारत के नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। ये एक बात आपकी समझ में नहीं आ गई है। भारत के नेताओं में इतना आत्मविश्वास, मतलब उनमें जो है, उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर किसी देश में कोई अच्छी प्रकार की शासन प्रणाली चल रही है तो उसको भी हम, या उन चीज़ों को भी, कोई किसी देश में नागरिकों को बहुत अच्छे अधिकार दे रखे हैं तो उनको भी हम अपने संविधान में जगह देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ दें, लेकिन अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनको अपने संविधान में जगह देंगे। हमारे बहुत से नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से भी काफ़ी प्रभावित है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जहाँ पर लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, उससे बड़े प्रभावित थे। इसके अलावा क्योंकि इंग्लैंड के लोगों का शासन था और इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था थी वो संसदीय लोकतंत्र था। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन था, जिस संसद के द्वारा जो चलता था, तो उसके कामकाज से काफ़ी प्रभावित। इसलिए उन्होंने संविधान का निर्माण करते समय इन बातों को भी संविधान में जगह दी। मौलिक अधिकारों, जो फ्रांसीसी क्रांति में लोगों को अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को भी जगह दी। और जिस संसदीय लोकतंत्र जो इंग्लैंड में चल रहा था उसको भी हमने जो का तो अपने देश के संविधान या अपने देश के लिए अपनाया। प्रश्न यह पैदा होता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसने, कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। तो एक महत्वपूर्ण विषय है, यह एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने ध्यान से देखनी है और सुननी है। 1946 में, अपने ध्यान से आप सुन लीजिए इसको, 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। इन चुनाव के दौरान ही लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड कैलिमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी थी कि यदि इंग्लैंड में उनके दल की सरकार बनी तो वे भारत को स्वतंत्र कर। 1946 दो दल हैं वहाँ पर, एक लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो जब वहाँ चुनाव हुए तो उस दौरान उन्होंने चुनाव में घोषणा की कि यदि इंग्लैंड में उनकी सरकार बनी या उनके दल की सरकार बनी तो वे भारत को स्वतंत्र कर देते। ये कैलिमेंट एटली है जिनका आप चित्र देख रहे हैं। सौभाग्य से इन चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई और लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड कैलिमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। जब उनकी पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे। अपने वायदे को पूरा करते हुए उन्होंने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। उन्होंने कह दिया, जो बात उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरे दल की सरकार बनी तो हम भारत के लोगों को उनका शासन दे देंगे, तो उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन भारत को आज़ाद करने से पहले उसके लिए संविधान का निर्माण करना जरूरी था ताकि सरकार को संविधान के अनुसार चलाया जा सके। क्योंकि अब तक जो सरकार थी भारत की वो इंग्लैंड के अनुसार चल रही थी, इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार चल रही थी। तो अब क्योंकि इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र करने जा रहा था तो ये ज़रूरी था कि संविधान का निर्माण किया जाए ताकि स्वतंत्र भारत की जो सरकार है उस संविधान के अनुसार चल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ समय के बाद ही एटली ने भारत के नेताओं से बातचीत करने के लिए अपने मंत्रिमंडल, जो एक मंत्रिमंडल बनाता है प्रधानमंत्री, अपने मंत्रिमंडल, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं, अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजने का निर्णय लिया। एक बार परिस्थितियां वहाँ की देखी जाए कि वहाँ पर भारत में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो नेताओं से बातचीत करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजने का निर्णय लिया। ये 3 सदस्य कौन कौन थे जो भारत में आए थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाए। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, तो उसको जो 3 सदस्य आए थे उसको हम कैबिनेट मिशन का नाम देते हैं। 22 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन ने भारत के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इस मिशन ने भारत के संविधान निर्माण की समस्या को हल करने के लिए एक योजना पेश की जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। तो सभी नेता जितने भी थे भारत के, उनसे अलग अलग इस मिशन ने बात की कि वो किस
तरह से भारत के संविधान का निर्माण करना चाहते हैं और सभी नेताओं से बातचीत करने के बाद एक योजना पेश की, जो उन्होंने सोचा कि ये मुख्य बिंदु होने चाहिए। उस योजना को ही हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं और इस योजना के अनुसार ही भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। तो आपने याद रखना है कि जिस योजना के तहत भारत के संविधान का निर्माण हुआ है उसे कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। 3 सदस्य भारत में आए थे भारत के नेताओं से बातचीत करने के लिए। इस योजना में यह कहा गया कि भारत का नया संविधान बनाने का काम एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये तय किया गया, इस योजना में ये कहा गया था कि जो भारत का नया संविधान बनेगा उसको जो बनाने का काम है वो एक संविधान सभा करेगी। इस संविधान सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे इसमें, कौन जो संविधान का निर्माण करेगा, कितने लोग होंगे, उन लोगों से बढ़कर मिलकर बनेगी ये, तो उनके बारे में बताया गया था। पहले कितने संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। आपको ये स्पष्ट करके बताना जरूरी है कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज नहीं था, बल्कि कुछ मैंने आपको बताया 565 देशी रियासतें भी थी जहाँ पर राजाओं का शासन होता था। तो जहाँ पर इंग्लैंड यानी कि गोरे लोगों का शासन था या ब्रिटेन का शासन था उसको ब्रिटिश प्रांत वो कहते थे, बड़े बड़े होते थे। तो उन पूरे ब्रिटिश प्रांतों से 200 जो संविधान भारत का निर्माण करना था जिस सभा ने, उसके लिए जब सदस्यों को चुनने का टाइम आया तो जो 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे और जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के से चुने जाने थे। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये भी बात उसमें कही गई। और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। तो ये प्रांत के लिए 296 जो सदस्य चुने जाने थे वो 10 लाख की आबादी पर से एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 में, याद रखने आपने, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में ब्रिटिश प्रांतों की 296 सीटों में से कांग्रेस को 212 सीटें मिली। तो हमारे यहाँ पर 2 पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग अलग पार्टी थी और कांग्रेस अलग पार्टी। तो जो प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराए गए, जो 296 सदस्य जो संविधान सभा में चुनकर आने थे, उन 296 सदस्यों में से कांग्रेस को 212 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें तथा बाकी 11 सीटें अन्य दलों को मिली। तो इस प्रकार 296 पूरी हुई, सिर्फ मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कांग्रेस की इस शानदार सफलता से मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा, क्योंकि कहाँ एक तरफ 212 और कहाँ एक तरफ सिर्फ 73। तो इससे मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा। उसने योजना को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की स्थापना की। तो अपने लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग मांग सामने रखती और वो थी पाकिस्तान की मांग कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाया जाए, जब उनको लगा कि हमारे तो चुनकर ही नहीं आए हैं सदस्य। इसके बाद संविधान सभा 2 भागों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की, यानी कि 389 टोटल सदस्य थे। जब मुस्लिम लीग ने उस बात को नहीं माना तो संविधान सभा जो थी वो 2 भागों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य, आपने याद रखना 299, पहले 389 थे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी तो संविधान सभा 2 भागों में बट गई। तो जो भारत की संविधान सभा थी, जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था, उसमें 299 सदस्य थे। आपने अंडरलाइन कर लेना है और इसको याद करना है कि ये कितने सदस्य थे, क्योंकि आमतौर पर ये परीक्षा में पूछा जाता है। इन 299 सदस्यों ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर आप अंडरलाइन कीजिए इस बात को कि संविधान सभा की पहली, संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक की अध्यक्षता, कोई ना कोई अध्यक्ष होता है जो बैठक को चलाता है। तो इस बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के सबसे वृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, कि वो एक टेम्परेरी, जिसको हम कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष थे।
ये उनका चित्र है सच्चिदानंद सिन्हा का जो आप देख रहे हैं। तो पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपने संविधान सभा आपकी समझ में आ गई होगी कि संविधान सभा वो सभा थी जिसने भारतीय संविधान का निर्माण करना था और जिसमें 299 सदस्य थे। और उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र देख रहे हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। एक आता है उसमें मसौदा समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। क्या थी मसौदा समिति? संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, मसौदा होता है मतलब जब आप संविधान की पहले एकदम से नहीं चीज, पहले आप जब घर बनाते हैं तो पहले सोचते हैं, उसका एक डिजाइन बनवाकर, अगर आपने देखा होगा, लाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक नक्शा बनाकर ले आए। जब भी आप घर बना रहे हैं तो नक्शा बनाकर लाते हैं। अगर कुछ लोग नक्शा बनाकर नहीं लाते तो वो बता देते हैं कि भाई यहाँ घर बनेगा, यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ टॉयलेट बनेगा, यहाँ रसोई बनेगी, तो उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट कहते हैं। इसी प्रकार संविधान भी एकदम से नहीं बन सकता है, पहले उसका जो हम कहते हैं कच्ची रूपरेखा बनानी होती है, तो उसका हम मसौदा समिति कहते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1948 को एक मसौदा समिति की स्थापना की। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब आपने समझ आ गया होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हम कहते हैं संविधान का निर्माण किया, क्योंकि वास्तव में जो मसौदा समिति जिसको संविधान बनाना था, कौन के किन देशों की बातों को लेना है, कैसा बनाना है, क्या लिखना है उसमें, वो काम जो है वो एक मसौदा समिति को सौंपा गया था। और इस मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके अलावा इस समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का चित्र आप देख रहे हैं। सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। दूसरे जो 6 अन्य सदस्य थे वो थे गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे TT कृष्णमाचार्य। ये 6 अन्य सदस्य थे, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो कुल उसमें 7 सदस्य थे। ये चित्र आप देख रहे हैं, जो बाकी सदस्य हैं, इन लोगों ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम किया है। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर भारतीय संविधान का मसौदा या प्रारूप तैयार किया। अलग अलग संविधानों का इनको काम सौंपा गया था कि आप संविधान की रूपरेखा तैयार करके हमें दो कि संविधान में, भारत के संविधान में क्या बातें होनी चाहिए। तो इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में से या जो संविधान थे उनमें जो जो बातें इनको अच्छी लगी वो भारत के संविधान के लिए लिखी और इस प्रकार से उसका प्रारूप तैयार किया। इसके बाद इस प्रारूप को संविधान सभा में पेश, क्योंकि जो भी काम करना था वो संविधान सभा ने करना था। तो जब उन्होंने एक उसका रूपरेखा तैयार कर ली संविधान की, उसके बाद उस रूपरेखा को संविधान सभा में पेश किया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को पास करने का प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने पास कर दिया। इस प्रकार संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। वो कैसे लगा? क्योंकि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान पास किया गया। तो टोटल अगर जोड़कर देखें तो कुल मिलाकर भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की यहाँ वो नहीं आएगा, यहाँ 24 नवंबर 1949 आएगा, 50 गलती से लिखा गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में 294 सदस्य उपस्थित थे। टोटल जो थे 299 थे, लेकिन जब अंतिम बैठक हुई 24 नवंबर 1949 को, तो उसमें 284 सदस्य उपस्थित थे। इसी बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो इस प्रकार जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए वो संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने स्वतंत्र भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इस प्रकार से ये संविधान की दिखाया गया है पहला, तो सभी लोगों ने अपने अपने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उसको अपनी मंजूरी दी थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था, लेकिन इसे जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आपने देखा होगा हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जो संविधान है हमारा वो पास कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन आगे लिखा है लेकिन इसे जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? इसका कारण यह था कि संविधान निर्माता इसे भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस, और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 की यादगार से सम्मानित करना चाहते। तो ये भी एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो वो जानबूझकर जो हमारे संविधान को है पास हमने 26 नवंबर 1949 को कर दिया था, लेकिन जानबूझकर हमने उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। वो इसलिए क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस जो था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। दिसंबर 1929 और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जब हमने पूर्ण स्वाधीनता, हमने अपने आप को 1929 में पूर्ण स्वाधीन मान लिया था और 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तब से लेकर 26 जनवरी 1947 तक यह दिन देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। हर साल हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा, क्योंकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया कि अपना हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएं या फिर 15 अगस्त को मनाएं। तो वो 15 अगस्त को मनाया जाने लगा, लेकिन 26 जनवरी के दिन के महत्व को बनाए रखना भी जरूरी था। तो 26 जनवरी का दिन भी याद रखना जरूरी था। इसलिए इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों हमने जानबूझकर अपना जो संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि हम उसको अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के साथ जोड़ना चाहते हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे संविधान में ऐसी खास खास बातें क्या हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो संविधान के बुनियादी मूल्य हैं। हम संविधान के कुछ बुनियादी, हर संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य होते हैं जिन्हें वह प्राप्त करना, कुछ संविधान में ये चीज़ें लिखी होती हैं, हर संविधान का एक उद्देश्य होता है जिनको वो प्राप्त करना चाहता है। तो वो उनको हम भारतीय संविधान के भी कुछ बुनियादी मूल्य हैं जिनका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया। अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ें तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने संविधान से क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। सभी बच्चों से ये कोशिश करना कि आप इस संविधान की प्रस्तावना को मुंह ज़बानी याद करना, ताकि आपकी याद हो सके। पढ़ के सुनाते हैं हम इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं जिनको हम आगे एक एक करेंगे। भारत के लोग, हम भारत के लोग। आगे देखो, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी एक शब्द है जिसको हम प्राप्त करने, ये हम बताएंगे। इनका मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने। तो ये सारे के सारे जो शब्द आए हैं इनका हम आगे अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। हम भारत के लोग, सबसे पहले यहीं से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है।
कई बार प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, भारत की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। क्या मतलब है इसका? भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, क्योंकि लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने जो 299 थे, और उन 299 लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो भारत जो हमने, तो इसका यही मतलब है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी व्यक्ति ने उन्हें इसे दिया है। पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, इसका अर्थ यह है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार, कोई बाहर उनका फैसला, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा भारत सरकार किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होगी और न ही किसी बाहरी शक्ति के आदेश को मानेगी। तो हम तब के एक देश को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न कहते हैं जब उस पर किसी दूसरे देश का, जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस पर अंग्रेजों का राज था, इंग्लैंड का राज था। तो यही है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। समाजवाद, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संपत्ति का बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। जो समाज में संपत्ति है, जो उसका बंटवारा है, वो समानता के साथ होना चाहिए, ताकि आर्थिक असमानताएं कम से कम हो। आर्थिक असमानताओं का मतलब ये है कि गरीब ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, अमीर ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाए। इसके लिए सरकार को जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस प्रकार से बनाने चाहिए ताकि आर्थिक असमानताएं कम हो। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो सारी की सारी संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न होकर समाज के सभी लोगों में समान रूप से बटी हो। पंथ निरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है? नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने तथा पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, उसको जब आपको ये स्वतंत्रता होगी उसको हम कहते हैं धर्म। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती, उसको हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव स्वयं करते हैं और इसके बाद ये शासक लोगों की तरफ से शासन को चलाते हैं और अपने कामों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो जहां पर लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा शासन है और लोगों के लिए शासन है। तो जहां लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि फिर जनता की तरफ से शासन को चलाते हैं, उसको हम लोकतंत्र। तो हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर जो मौलिक बुनियादी मूल्य है हमारा, वो लोकतंत्र की स्थापना है। गणराज्य, गणराज्य को जानना भी जरूरी है। क्या है गणराज्य? इसका अर्थ यह है कि शासन का प्रमुख कोई राजा के खानदान का व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि लोगों द्वारा चुना हुआ। हमारे जो शासन का मुख्य व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति। तो देखो दो प्रकार की व्यवस्था, एक गणतंत्र होता है या गणराज्य होता है, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ राजा का शासन होता है और राजा के मरने के बाद उसके परिवार में से ही कोई व्यक्ति बनता है, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मतलब है कि जहाँ पर जो शासन का प्रमुख है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। न्याय, किसी व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय कहलाता है, जब आप उसको उचित हिस्सा दे देते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई। इसका अर्थ यह है कि लोगों के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो न्याय आप समझ गए हैं, किसी व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना है। तो तीन प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब है कि लोगों के साथ धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब है कि लोगों के पास पैसा ठीक ठाक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को राजनीतिक जो अधिकार हैं वो समान रूप से मिलने होने चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता की भी हमारा बुनियादी मूल्य है संविधान का। नागरिक किस तरह से सोचें, किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करें और किस तरह अपने विचारों को अमल में लाएं, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके अलावा लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने तथा किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता क्या है? इसका अर्थ यह है कि सभी लोग कानून के सामने समान हैं।
इसके अलावा पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे, यानी कि सभी समान होंगे तभी समाज चलेगा। बंधुता के बढ़ाने की भी बात कही गई है। बंधुता का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम न समझे। तो ये इस प्रकार बंधुता बढ़ाने की भी बात, ये हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य हैं जिनकी झलक जो है हमें संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।